हेलो, हाय गाइस, वेलकम टू विनायक बिलीवर्स क्लासेस। ओके सो स्टूडेंट्स, आज मैं लेकर आई हूँ प्रैक्टिस सेट नंबर 2, जिसमें हम फिर से 20 क्वेश्चंस करेंगे। किसी भी क्वेश्चन में आपको क्यूरी लगे सो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द प्रैक्टिस सेट नंबर 2। अगर आपको इनमें से क्वेश्चंस आते हैं, आंसर आते हैं तो बहुत अच्छी बात है। इट मीन्स आपकी तैयारी अच्छी है। ये प्रैक्टिस जो होते हैं, प्रैक्टिस सेट जो होते हैं, बेसिकली ये होते ही इसीलिए कि हम ये जान पाएँ कि हमारी प्रैक्टिस कितनी हो चुकी है, हमारी तैयारी कितनी हो चुकी है। सो उस अकॉर्डिंग हमें क्या और करना है, क्या और नहीं करना है, किस पर ज़्यादा ध्यान देना है। सो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। ओके सो चलिए, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का। निम्नलिखित में से कौन सी वित्तीय संस्था नहीं है? ठीक है, कौन सी धन संबंधी संस्था नहीं है? वित्तीय होते धन संबंधी संस्था। तो वित्तीय संबंधी संस्था जो नहीं है वो है हमारे इसके अंदर बैंक, LIC जीवन बीमा निगम। ये देखिए LIC जीवन बीमा, ये निगम जो है वो यहाँ आएगा, उधार देने वाला और सहकारी समिति। ठीक है, सो ये जो आपके हैं वित्तीय संस्था कौन सी नहीं है, वो है आपके उधार देने वाला जो है वो कोई वित्तीय संस्था नहीं है। किसी से भी जाकर आप कहीं पर भी अगर ज़रूरत पड़ती है, अगर आप वहाँ उससे मनी बोरो करते हैं तो वो उधार देने वाला है, वो कोई एक पर्टिकुलर धन संबंधी संस्था नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो आप क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से समझिएगा, तभी आप इसका आंसर सही कर पाएंगे। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकंड नंबर क्वेश्चन। ये थोड़ा सा क्वेश्चन आपका बड़ा है, तो हम इसके पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? कमरे की ऊंचाई बढ़ी हुई दिखानी हो तो उससे के लिए क्या उपयोग करना चाहिए? अगर कमरे की हाइट बढ़ी हुई दिखानी है तो उसके लिए क्या उपयोग करना चाहिए? तो उसके लिए हमारे पास 4 ऑप्शंस आ रहे हैं, जिसमें कि आता है आपके दीवारों पर खड़ी लाइनें दिखानी चाहिए, आड़ी धारियाँ, प्रगामी रंग या फिर लंबे पर्दे। तो अगर आपको किसी रूम की जो हाइट है वो ज़्यादा दिखानी है तो हमें क्या करना चाहिए? दीवारों पर खड़ी लाइनों का यूज़ करना चाहिए, जिससे रूम कैसा दिखता है, रूम आपको थोड़ा सा आपको क्या, देखने वाले को, किसी को भी वो बड़ा हाइट में ज़्यादा दिखाई देगा। ओके ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज संचार प्रक्रिया में, ओके, संचार प्रक्रिया में समझना और ग्रहण करना कहलाता है। कोई भी संचार प्रक्रिया है उसके अंदर समझना और ग्रहण करना कहलाता है। पहले क्या करेंगे? समझेंगे उस चीज़ को, फिर उस चीज़ को ग्रहण करेंगे। सो वो क्या होता है आपके कोडिंग, डिकोडिंग, परसीविंग या फिर आपके कन्वेइंग। सो वो आपके हो जाता है डिकोडिंग। मीन्स कि कोई भी चीज़, किसी ने हमें कोई मैसेज दिया, उस मैसेज को हमने लिया, समझा, ग्रहण किया, तो वो क्या होता है? डिकोडिंग। और कोडिंग क्या होता है? मैसेज देने वाला क्या होता है? अपने मैसेज को कोड करता है कि किस तरीके से उनको देना, भेजना है, क्या उद्देश्य है उस मैसेज के पीछे उनका। तो और जो ग्रहण करने वाला क्या करता है? उसको डिकोड करता है, अपने अकॉर्डिंग उसको समझता है और ग्रहण करता है। ठीक है, सो डिकोडिंग इज द राइट आंसर। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज साधन का उपयोग विशिष्ट कार्य के लिए कर्मचारी के चयन में किया जाता है। ऐसा कौन सा साधन है जिसका उपयोग जो है विशिष्ट कार्य के लिए कर्मचारी के चयन में किया जाता है? सो उसके हम देखते हैं ऑप्शंस में आ रही हैं आपके कार्य वर्णन, कार्य विनिर्देशन, कार्य विश्लेषण या फिर कार्य सारणी। सो देखिए, साधन का उपयोग विशिष्ट कार्य के लिए उचित कर्मचारी के चयन के लिए किया जाता है। अगर उचित कर्मचारी का चयन करना है तो उसके लिए किस साधन का उपयोग किया जाता है? वो है आपके कार्य सारणी। ठीक है, कार्य सारणी इज द राइट आंसर। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज खून में फास्टिंग ग्लूकोज की सघनता, सामान्य सघनता होती है। ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज है उसकी नॉर्मल जो मात्रा है उसकी बात की जा रही है। सो वो होती है आपके, देखिए, 7 से 110 मिलीग्राम पर 100 ml, 110 to 120 मिलीग्राम पर 100 ml, 120 to 130 मिलीग्राम पर 100 ml और 130 मिलीग्राम
पर 100 ml। सो ये आ रहा है आपके 110 to 120 मिलीग्राम पर 100 ml की बात हो रही है। ठीक है, मीन्स कि ये जो आपको एरो का निशान ये बता रहा है 1 लेस देन 130। ओके, सो ये आ रहा है आपके 110 to 120 मिलीग्राम पर 100 जो है ग्लूकोज की सघनता है ब्लड में। चलिए, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रसार शिक्षा है। प्रसार शिक्षा क्या है? चलते हैं। प्रसार शिक्षा एक कला है, एक विज्ञान है, प्रशासन है, या फिर कला एवं विज्ञान दोनों है। प्रसार शिक्षा क्या है? एक प्रशासन है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। प्रसार शिक्षा की बात हो रही है तो वो क्या है? प्रशासन है, क्योंकि प्रसार शिक्षा देने के लिए पहले हर चीज़ को मैनेज करना ज़रूरी है। चलिए, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हरी पत्तेदार व पीली सब्जियों का सर्वोत्तम स्रोत है। देखिए, हरी पत्तेदार व पीली सब्जियां जो होती हैं उनसे से ज़्यादा हमें क्या मिलता है? विटामिन के, रेटिनॉल, विटामिन डी या फिर बीटा कैरोटीन। तो मैंने आपको बताया था कि विटामिन जो आपकी हरी पत्तेदार और पीली सब्जियां होती हैं, ये मैंने वीडियो में करवाया भी हुआ है, विटामिन ए का जो हमने वीडियो किया था उसमें। जो बीटा कैरोटीन जो है वो हमें वनस्पति स्रोत से जो विटामिन ए बीटा कैरोटीन के रूप में हमें मिलता है, ये ध्यान रखिएगा। तो हरी पत्तेदार व पीली सब्जियां जो होती है उसमें सर्वोत्तम रूप से हमें जो मिलता है वो मिलता है बीटा कैरोटीन। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारतीय गृह विज्ञान संघ प्रथम सम्मेलन 1952 में हुआ था। भारतीय गृह विज्ञान संघ का प्रथम सम्मेलन 1952 में हुआ था। मद्रास, केरल, पूना या फिर लुधियाना। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता देती हूँ, इसमें इस क्वेश्चन में जो आंसर माना गया वो है लुधियाना। इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा रीचेक कर लीजिएगा, क्रॉस चेक कर लीजिएगा। मुझे इसका आंसर पूना लगता है बट इसका माना गया लुधियाना है। आप इसको थोड़ा सा क्रॉस चेक कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको इसका आंसर क्या मिला है। ओके, चलिए, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज भवन की विभिन्न इकाइयों का सूर्य वायु की दिशा, वर्षा एवं इलाके के तल रूप के आधार पर स्थानायन करना कहलाता है। कोई भी घर है उसकी अलग अलग जो यूनिट्स है, जैसे सूर्य का प्रकाश हो गया, वायु की दिशा कैसी है, वर्षा और इलाके का जो तल रूप है, मीन्स कि उसका जो लेवल है, उसके आधार पर स्थानायन करना क्या कहलाता है? उसके आधार पर स्थानायन करना आपके कहलाता है आमुखीकरण, भौतिक विशेषताएं, कमरों का फैलाव, समुद्रीकरण। आप समझ रहे होंगे इसका आंसर आ रहा है आमुखीकरण की। आमुखीकरण मीन्स कि जो भवन का मुख है वो किस तरीके से होना चाहिए और जो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक भवन का निर्माण किया जाता है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विकास की दर सर्वाधिक होती है, विकास की दर सर्वाधिक तीव्र होती है शैशवावस्था में। आई होप आपको ये सबको ये आंसर पता होगा। जो विकास की दर होती है वो सर्वाधिक कब होती है? सर्वाधिक तीव्र होती है शैशवावस्था में। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक शिशु की पहली स्वैच्छिक गतिविधि जिसमें संपूर्ण शरीर सम्मिलित होता है। कोई बालक है, कोई बच्चा है, शिशु है, उसकी पहली स्वैच्छिक होता है उसकी खुद की तरफ से की गई जो गतिविधि होती है, खुद की तरफ से जो एक्टिविटी होती है जिसमें उसका पूरा शरीर जो होता है वो एक्टिव होता है, सम्मिलित होता है। वो कौन सी गतिविधि होती है? वो होती है घुटनों के बल चलना, रेंगना, बिना सहारे के बैठना या फिर पलटना। तो देखिए, घुटनों के बल चलना भी उसकी अपनी गतिविधि है, रेंगना भी है, बिना सहारे के बैठना है, लेकिन स्वैच्छिक पहली गतिविधि की बात हो रही है तो दैट इज पलटना। मीन्स कि जब वो अपने आप पलटता है तो पूरी बॉडी उसकी एक्टिव होती है, उसकी स्वैच्छिक गतिविधि होती है। पलटना इज द राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अनाज की पिसाई से, चमकाने से और परिष्करण करने से मुख्यतः जो विटामिन नष्ट होता है वह है। अनाज की पिसाई की जाए, पॉलिशिंग की जाए, ठीक है, तो उसके लिए कौन सा विटामिन जो है वो नष्ट हो जाता है? विटामिन ए, बी, सी, डी। हम जानते हैं कि विटामिन जो बी है वो पॉलिशिंग से, आपके अनाज की पिसाई से, इन सब चीज़ों से नष्ट हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक अच्छा बजट होता है। एक अच्छा बजट कौन सा होता है? लचीला, कठोर, आदर्शवादी या फिर अवास्तविक। एक अच्छा बजट जो होता है वो आदर्शवादी बजट माना जाता है, जिसमें कोई लचीलापन नहीं होता, जिसमें एक अच्छे से बजट तैयार किया जाता है और क्या माना जाता है कि जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने के लिए पहले उन पर ध्यान दिया जाए, उसके बाद बचत पर ध्यान दिया जाए और अननेसेसरी जो ज़रूरतें हैं, उन जो ज़रूरत की चीज़ नहीं है उसको हटा दिया जाए। तो एक अच्छा बजट वही होता है जो बार बार बदला नहीं जाता, आदर्शवादी बजट होता है वो। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज
वास्तविक आय जो होती है, वास्तविक आय को क्या कहते हैं? जो वास्तविक आय होती है उसको और कौन सी आय कहते हैं? प्रत्यक्ष, मानसिक, पैसा या फिर संपूर्ण। तो देखिए पैसा और संपूर्ण ये कोई आय नहीं होती है। मानसिक आय जो होती है वो आत्मिक संतुष्टि होती है जो हम जानते हैं, और वास्तविक आय बेसिकली क्या होती है? प्रत्यक्ष आय को ही वास्तविक आय कहा जाता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वह तंतु जिसकी पानी सोखने की क्षमता कम होती है, कौन सा ऐसा फाइबर है जिसकी पानी सोखने की क्षमता कम होती है? वो होती है आपके नायलॉन, कपास, रेशम या फिर ऊन। तो वो होती है आपके रेशम की जो एब्जॉर्प्शन पावर जो होती है, वाटर एब्जॉर्प्शन पावर जो होती है वो कम होती है। सो राइट आंसर इज रेशम। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, खिलाड़ियों द्वारा पहने जाने वाले वस्त्रों के लिए काम में आने वाला तंतु कौन सा है? जो आपके प्लेयर्स कपड़े पहनते हैं, ठीक है, उनके लिए जो वस्त्र तैयार होते हैं वो कौन सा तंतु यूज़ करते हैं, कौन सा फाइबर यूज़ करते हैं उसके लिए? वो करते हैं कांच युक्त, धातु युक्त, स्पेंडेक्स या फिर कार्बन युक्त। तो वो करते हैं आपके स्पेंडेक्स जो होता है फाइबर, उसका यूज़ किया जाता है प्लेयर्स के क्लॉथ्स के लिए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डेनिम बनाने में उपयोग आती है, कौन सी बुनाई उपयोग की जाती है डेनिम बनाने में? सो डेनिम बनाने में उपयोग आती है सादी बुनाई, साटिन, ट्विल या फिर सैटिन। सो ट्विल जो बुनाई होती है वो डेनिम बनाने में यूज़ की जाती है। जो मैंने बुनाई वाला टॉपिक करवाया हुआ है उसमें ये सब चीज़ें बताई हुई हैं। तो आप अगर किसी ने नहीं पढ़ा है वीडियो तो वीडियो में जाकर आप देख लीजिएगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, संतुलन और लय है। संतुलन और लय कौन से? आई होप आप सबको ये पता होगा, इजी क्वेश्चन है। संतुलन और लय क्या है? वो है मौलिक व्यवस्था, कला के तत्व, डिज़ाइन के सिद्धांत या फिर आंतरिक डिज़ाइन के घटक। सो संतुलन और लय जो है वो क्या है? कला के तत्व हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बड़े स्तर पर कपड़े को प्रेस करना कहलाता है। लार्ज जो लेवल है, बड़े स्तर पर कपड़ों को प्रेस करना मीन्स कि कपड़ों को एक स्टेबल, जिसमें सलवटें नहीं पड़ती हैं, व्यापारिक स्तर पर जिसको बोल सकते हैं, उसमें कपड़े को प्रेस करना क्या कहलाता है? कौन सी परिचर्या होती है? ब्लीचिंग, बायो पॉलिशिंग, क्रैबिंग या फिर कैलेंडरिंग। तो बड़े स्तर पर जब कपड़े को प्रेसिंग की जाती है वो होती है आपके कैलेंडरिंग परिचर्या, उसको कैलेंडरिंग फिनिशिंग बोला जाता है। ठीक है, ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, और आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, चुकंदर में पाया जाने वाला वर्णक कौन सा है? चुकंदर में पाया जाने वाला वर्णक जो है वो है आपके एंथोजेंथिन, लाइकोपिन, क्लोरोफिल या बीटालिन्स। तो मैं आपको बता दूं कि चुकंदर में पाया जाने वाला जो आपके वर्णक है वो होता है बीटालिन, क्योंकि एंथोजेंथिन शलगम जैसे कि वाइट कलर के जो वेजिटेबल्स हैं उनमें, लाइकोपिन टमाटर में, क्लोरोफिल हरी पत्तेदार सब्जियों में, बीटालिन्स जो होता है वो चुकंदर। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का वीडियो, आज के क्वेश्चंस। आई होप आपको ये प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा होगा, आपके बहुत हेल्प करेगा पेपर में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बने रहिए मेरे साथ, पढ़ते रहिए और अपनी प्रैक्टिस करते रहिए। और मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल हो किसी के लिए, तो आप इसके लिए दूसरों को भी फ़ायदा दे सकते हैं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।